मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोगों को जेल में बंद करके रखा गया होता है और ये एक साईफाई मूवी की तरह एक बहुत ही हाईटेक जेल होता है। इसमें हर आदमी का एक अलग अलग कैबिन होता है। तभी हमको फिल्म के दो मेन कैरेक्टर क्लेटस और फ्रांसिस देखने को मिलती है। इतने में क्लेटस फ्रांसिस को देखता है कि वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और उससे पूछता है कि आखिर डॉक्टर्स ने तुम्हें क्या कहा। फ्रांसिस क्लेटस को बताती है कि वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। फ्रांसिस बोलती है कि उसकी बॉडी में म्यूटेशन बढ़ता जा रहा है और बहुत ही जल्द वो एक पावरफुल म्यूटेंट में बदल जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं और कुछ लोगों की टीम आकर उसको अपने साथ लेकर जाने वाली है। ये सुनकर क्लेटस फ्रांसिस को बोलता है कि वो बिल्कुल ना घबराए, क्योंकि वो साइंटिस्ट की आखिरी होप है। सिर्फ उसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके वो लोग किसी राज को जान सकते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और फ्रांसिस को खींचकर ले जाने लगते हैं। ये देखकर क्लेटस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनको चिल्लाने लगता है और वो लोग फ्रांसिस को ज़बरदस्ती पुलिस वैन में बैठाने लगते हैं और ऊपर से क्लेटस खिड़की से झांककर उनके ऊपर गुस्सा करता है। फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से खिड़की को पीटता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता है। तभी आगे के सीन में देखते हैं कि फ्रांसिस को वो लोग एक सीक्रेट लोकेशन में ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में फ्रांसिस वैन में से भागने की कोशिश करने लगती है। तभी फ्रांसिस वोकल सोनिक पावर निकालती है, जिससे वैन की सारी खिड़की दरवाजे टूट जाते हैं और वैन पलट जाती है। तभी पुलिस वाले घबराकर फ्रांसिस को गोली मार देते हैं और वो गोली जाकर फ्रांसिस की आंख में लगती है और वो बेहोश हो जाती है। उनको लगता है कि फ्रांसिस मर गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जब फ्रांसिस की नींद खुलती है तो वो एक सेल के अंदर होती है और ये सेल रेवनक्राफ्ट होता है। रेवनक्राफ्ट के बारे में आपको बता दें, अगर आपने द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी तो उसमें ये सेल दिखाया गया है। इसमें इस फिल्म के एक और विलन इलेक्ट्रो को रखा गया होता है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर फ्रांसिस के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट करती होती है। वैसे ये डॉक्टर भी इस फिल्म की विलन ही है, लेकिन इसके बारे में हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि एक वार्ड बॉय आकर फ्रांसिस को एक न्यूज़पेपर देकर जाता है, जिसमें लिखा होता है कि क्लेटस कैसिडी को मौत की सजा दे देनी चाहिए या नहीं। दरअसल क्लेटस कैसिडी इस मूवी का विलन है और वो एक सीरियल किलर है। इस मूवी में दिखाया गया है कि क्लेटस कैसिडी ने कई सारे मर्डर किए होते हैं और वो एक सीरियल किलर होता है, लेकिन उसके खिलाफ सबूत ना मिल पाने के कारण उसकी मौत की सजा रुकी हुई होती है। तभी फ्रांसिस को सुनाई देता है कि कुछ डॉक्टर्स आपस में बात करते रहते हैं कि क्लेटस कैसिडी को मौत की सजा हो जानी चाहिए। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव पैट्रिक एडी के साथ में एक सेल में घूम रहा होता है और वो पैट्रिक से बोलता है कि मेरा क्लेटस से कोई लेना देना नहीं है। तभी पैट्रिक एडी से बोलता है कि शायद उसको तुमसे कुछ बहुत ही अर्जेंट बात करना है, एक बार जरूर जाकर क्लेटस से मिल लो। फिल्म के अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एडी की बॉडी से वेनम बाहर आ जाता है और पैट्रिक को खाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एडी उसको समझाते हुए एक बाथरूम के अंदर ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पैट्रिक और कुछ नर्सें एडी और वेनम की बातें बाहर से सुनते होते हैं। इतने में एडी बाहर आ जाता है। तभी एडी वेनम को बोलता है कि तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन वेनम उसका मजाक उड़ाता है और एडी कुछ देर पैट्रिक से बात करने के बाद में क्लेटस कैसिडी से मिलने के लिए राजी हो जाता है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि एडी क्लेटस कैसिडी से जेल के अंदर बात करता होता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में काफी देर तक बातें होती हैं। एडी क्लेटस कैसिडी से कहता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तभी क्लेटस कैसिडी एडी को बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए एक न्यूज को छापना है। ये बात सुनकर एडी हैरान हो जाता है और क्लेटस कैसिडी से पूछता है कि आखिर वो उसे क्यों बताएगा। उसने कहा कि अगर तुम मेरी न्यूज़ छापोगे तो मैं तुम्हें अपने किए हुए सारे सीरियल मर्डर्स के बारे में बताऊंगा कि आखिर मैंने उन मर्डर्स को क्यों किया था और उनके पीछे क्या राज था। तभी एडी क्लेटस से कहता है कि आखिर इस काम के लिए तुमने मुझे ही क्यों चुना है, आखिर मैं ही क्यों। तभी क्लेटस बोलता है कि आई लाइक यू। इसके बाद क्लेटस उसे बहुत सारी बातें बताता है जो कि एडी को पहले से मालूम होती है और उसने बहुत पहले ही पढ़ी हुई होती है। क्लेटस की बातें सुनकर एडी वहां से जाने लगता है और अचानक उसकी नज़र दीवार पर पड़ती है। उस दीवार पर कई सारी कब्रें भी बनी होती हैं, जिन्हें देखकर एडी वहां से जाने लगता है। तभी क्लेटस उसको आवाज लगा के बोलता है कि मुझे भूल मत जाना, और ये सुनकर एडी वहां से निकल जाता है। इसके बाद अगले सीन में पैट्रिक एडी से पूछता है कि आखिर क्लेटस कैसिडी ने तुम्हें क्या बताया है, लेकिन एडी उससे बोलता है कि मुझे क्लेटस ने ऐसी कोई भी बात नहीं बताई। फिर एडी पैट्रिक से बोलता है कि इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। इसके बाद एडी वहां से अपनी बाइक चालू कर निकल जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि वेनम वो सारे डायग्राम्स को डिकोड कर देता है और एक ऐसी लोकेशन का पता लगाता है जहां पर क्लेटस कैसिडी ने मर्डर करके सारी लाशें रखी होती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे पुलिस वाले और खुद एडी भी उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। अगले सीन में दिखाई देता है कि वहां पर बहुत सारे लाशें बरामद होती हैं और उन सभी को क्लेटस ने मारकर वहां पर गड़ाया हुआ होता है। तभी उस लोकेशन पर बहुत सारे रिपोर्टर पहुंच जाते हैं और एडी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी क्लेटस कैसिडी से दोस्ती हो गई है, जिस कारण उसने तुम्हें इन सारे मर्डर के राज बता दिए। सारे रिपोर्टर्स मिलकर एडी से क्वेश्चन करने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों,
क्यों क्लेटस कैसिडी ने तुम्हें ही बताया कि आखिर इन सभी लोगों को मारकर कहां पर गड़ाया हुआ है और उनकी लाशें इसी एग्जैक्ट जगह से क्यों पाई गई है? आखिर तुम्हारा क्लेटस कैसिडी से क्या लेना देना है? फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि पैट्रिक ये लाइव इंटरव्यू देखता होता है और उसे एडी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि एडी ने इस खबर के बारे में पैट्रिक को नहीं बताया था। इस इंटरव्यू के बाद में पुलिस को वो सारे सबूत मिल जाते हैं जो क्लेटस कैसिडी की मौत का कारण बनते हैं और इस इंटरव्यू के लाइव हो जाने के बाद में चारों तरफ ये खबर फैल जाती है और फ्रांसिस को भी ये बात पता चल जाती है और फ्रांसिस इस बात को सुनकर दुखी हो जाती है। इस बात से क्लेटस कैसिडी भी बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है और एडी के ऊपर गुस्सा हो जाता है कि आखिर उसने उसका भरोसा तोड़ दिया जिस कारण उसको मौत की सजा हो रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेनम एडी से बात करता होता है और वेनम एडी से बोलता है कि वो मुर्गियां खा खा कर थक गया है और अब वो इंसानों को खाना चाहता है और उनको चबाना चाहता है। ये बात सुनकर एडी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बारे में एडी वेनम से बोलता है कि तुम अपनी ये हरकतें बंद करो, लोगों को खाना चबाना बस यही तुम्हारे दिमाग में रहता है। इसके बाद में बोलता है कि हम ऑलरेडी क्लेटस कैसिडी के केस में फंसे हुए हैं, अगर हम कोई भी कदम उठाते हैं पुलिस का सीधा शक हमारे ऊपर जाएगा। इसके बाद में वेनम एडी को बहुत सारी गालियां बकने लगता है और उसके ऊपर भड़क जाता है और एडी वेनम की ये बातें सुनकर वहाँ से निकल जाता है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि एडी मिसेस चैंग से मिलने उनके शॉप पर जाता है और उसके बाद वहाँ से पोल्ट्री फार्म चला जाता है जहाँ पर वेनम मुर्गियों को खाने लगता है। वेनम और एडी वहां से अपनी पेट पूजा करने के बाद में पोल्ट्री फार्म से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में वो देखते हैं कि एक गुंडा एक औरत से उसका पर्स छीनने की कोशिश करता है। तभी एडी वेनम को बोलता है कि तुम इस पचड़े पे मत पड़ो, लेकिन इसके बाद भी वेनम नहीं मानता है और वेनम उस गुंडे को खाने की कोशिश करने लगता है। तभी एडी उसको फिर से रोकता है कि वो ऐसा ना करे और वेनम उस गुंडे को छोड़ देता है और फिर एडी वेनम से बोलता है कि अगर तुमने कोई भी ऐसी हरकत करी तो FBI का सीधा शक हमारे ऊपर जाएगा और हम पुलिस की लपेट में आ जाएंगे। इसके बाद में वेनम एडी को बहुत सारी गालियां बकने लगता है और उसके ऊपर भड़क जाता है। तभी एडी को उसकी गर्लफ्रेंड एम का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बात करने के बाद में एडी और वेनम वहाँ से निकल जाते हैं और एक होटल में जाके एम को मिलते हैं जहाँ पर वेनम एडी से मन में ही मन अंदर ही अंदर बात करने लगता है। एडी की अजीब सी हरकतों को देखकर एम को शक हो जाता है कि वेनम अभी भी उसकी बॉडी के अंदर है और वो एडी से पूछ लेती है कि क्या वेनम अभी भी तुम्हारी बॉडी के अंदर है। लेकिन एडी एम की इस बात से कुछ साफ मना कर देता है और वो उससे बोलता है कि वेनम तो कब का खत्म हो चुका है। इसके बाद में एन एडी को ये बताती कि उसकी और डैन की एंगेजमेंट हो चुकी है। ये सुनकर एडी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसकी एंगेजमेंट अंगूठी की तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी वेनम एडी के अंदर से कुछ अजीब सी हरकतें करता है। एडी की ऐसी हरकतों को देखकर एन अचानक एडी से बोलती है कि हे वेनम, तुम कैसे हो? मुझे पता है कि तुम अभी भी एडी की बॉडी के अंदर हो, प्लीज एडी का ख्याल रखना। एन की ऐसी बात को सुनकर एडी थोड़ा हक्का बक्का हो जाता है और फिर उसके बाद में वो अपनी दुकाटी बाइक को लेकर वहां से निकल जाता है। अगले सीन में एडी बाइक चलाता हुआ दिखाई देता है और वेनम उससे अंदर ही अंदर बात करता है कि तुम्हें इस सब बातों से मतलब नहीं होना चाहिए। तो एडी वेनम को बोलता है कि तुम्हें प्यार के बारे में कुछ भी नहीं मालूम क्योंकि तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है, इस बारे में मुझसे बात मत करो। फिल्म के अगले सीन में दिखाते हैं कि मॉर्निंग में वेनम अपना नाश्ता बना रहा होता है और एडी को एक हैवी नाश्ता बनाकर देता है और बोलता है कि तुम ये नाश्ता करो क्योंकि एडी जब तक नाश्ता नहीं करेगा तब तक वेनम को भी कुछ भी नहीं मिलेगा और दोनों मिलकर नाश्ता करने लगते हैं। तभी अचानक उनके पास में एक लेटर आता है। ये लेटर क्लेटस ने एडी को भेजा हुआ होता है और इस लेटर में क्लेटस ने लिखा था कि अगर वो पैदा नहीं होता तो उसकी ग्रैंडमदर को कौन मारता और उसकी माँ को बाथ टब में डुबोकर कैसे मारता। ये सब क्लेटस ने खुद किया हुआ था। इससे ये पता चलता है कि क्लेटस कितना बड़ा सीरियल किलर था और इस लेटर के जरिए क्लेटस एडी को ये बताना चाह रहा था कि वो कितना बड़ा सीरियल किलर है। क्लेटस ने आगे के लेटर में ये भी लिखा कि उसके फादर ने उसको एक ऑर्फन हाउस में भेज दिया था जहां पर उसकी मुलाकात फ्रांसिस से हुई थी जो कि एक म्यूटेंट थी और फ्रांसिस के पास में वोकल सोनिक पावर था जिस कारण क्लेटस और फ्रांसिस की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। और उसमें क्लेटस लिखता है कि फ्रांसिस और क्लेटस एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे। अगली लाइन में वो लिखता है कि वो आखिरी बार एडी से मिलना चाहता है। ये पढ़ने के बाद में एडी भी क्लेटस से मिलने के लिए राजी हो जाता है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि एडी जेल में क्लेटस से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर क्लेटस एडी को बताता है कि वो हमेशा एक परिवार के लिए तरसता रहा है। क्लेटस की बात सुनकर एडी बोलता कि हाँ, तुमसे अच्छा रिश्ता निभाना कोई भी नहीं जानता क्योंकि जिस तरीके से तुमने ग्रैंड मदर और मदर को मारा है उस तरीके से रिश्ता निभाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। एडी की बात सुनकर क्लेटस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एडी को बोलता है अगर मुझे मौत की सजा हुई तो उसके जिम्मेदार तुम होगे और तुम इंसानियत के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा हो। तुमने मुझे धोखा दिया है क्योंकि मैंने तुम्हें सारी चीजें बताई। लेकिन तभी क्लेटस अपनी चालाकी से एडी के हाथ में काट लेता है। लेकिन तभी गार्ड आकर उन दोनों को झगड़ा करने से रोक देता है। इसके बाद गार्ड
एडी को बाहर ले जाने लगते हैं और क्लेटस जेल के अंदर से झांककर एडी को बोलता है कि उसने कई बार खून चखा है लेकिन तुम्हारा खून बहुत ही अलग है। और हम देखते हैं कि जब भी क्लेटस एडी को काट रहा होता है तभी एक टुकड़ा वहां पर गिर जाता है जो कि कारण बनता है कार्नेज को जन्म देने का। इसके बाद फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि एडी अपनी बाइक से अपने घर पहुंच जाता है और वहां पर मुंह हाथ धो रहा होता है और वेनम एडी से माफी मांग रहा होता है कि उसे क्लेटस को नहीं मारना चाहिए था और उसके लिए वो काफी शर्मिंदा है। वेनम की ये बात सुनकर एडी वेनम से बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर तुम क्लेटस कैसिडी को मार देते तो उसका इल्जाम हमारे ऊपर आ जाता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद में एडी और वेनम के बीच में काफी लंबी बातचीत हो जाती है और दोनों ही गुस्से में एक दूसरे को भला बुरा कहने लगते हैं। वेनम एडी को बोलता है कि मैं तुम्हें कब से झेल रहा हूँ। इसके जवाब में एडी बोलता कि तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हें झेल रहा हूँ और उन दोनों के बीच में काफी गर्मा गर्मी बढ़ जाती है। इसी गर्मा गर्मी के चलते वेनम एडी को बोलता है कि तुम एक लूजर हुआ करते थे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं था, लेकिन क्लेटस कैसिडी का केस आ जाने के बाद में तुम काफी फेमस हो गए हो और तुम्हें काफी घमंड आ गया है, इसलिए आज तो मुझे इतनी बातें सुना रहे हो। वेनम की बात सुनकर एडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वेनम को वहां से चले जाने के लिए बोलता है। एडी की बात सुनकर वेनम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पूरे घर में तोड़फोड़ मचा देता है, सारी चीजें तोड़ने लगता है और वेनम खिड़की से बाहर भाग जाता है और नीचे जाकर उसकी बाइक को तोड़-फोड़ देता है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेटस कैसिडी को मौत की सजा दी जाने वाली होती है और उसे एक मौत का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके कारण क्लेटस कैसिडी की बॉडी में एक अलग केमिकल रिएक्शन होता है और उसकी बॉडी में उस सेम्यूट के टुकड़े और इंजेक्शन के कारण एक अलग रिएक्शन होता है और कुछ ही पलों में क्लेटस कैसिडी की बॉडी कार्नेज में बदल जाती है और यहाँ से द कार्नेज का जन्म होता है। ये कार्नेज बहुत ही देखने में डरावना और काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। कुछ ही पलों में कार्नेज वहाँ खड़े सारे डॉक्टर्स और गार्ड्स को खाने लग जाता है और वहाँ जेल में बंद सारे अपराधियों को छुड़वा देता है और जेल से बाहर भाग जाता है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि एडी अपने घर में कुछ काम कर रहा होता है, तभी टीवी पर न्यूज आती है कि क्लेटस कैसिडी जेल से भाग गया है। एडी ये न्यूज टीवी में देख ही रहा होता है, तभी वहाँ पर पैट्रिक आ जाता है और पैट्रिक एडी को बोलता है कि तुम्हारे कारण क्लेटस कैसिडी आज जेल से भाग गया है और उसका कारण तुम ही हो। तभी एडी पैट्रिक को बोलता है कि इसका कारण मैं नहीं हूँ, मैंने पैट्रिक को नहीं भगाया, ना ही इस बारे में मुझे कोई जानकारी है। लेकिन पैट्रिक एडी पर नाराज होकर बोलता है कि नहीं, आखिरी बार क्लेटस कैसिडी से मिलने के लिए सिर्फ तुम ही उससे मिलने गए थे, कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ क्लेटस कैसिडी को जेल से भगाने में है। और पैट्रिक एडी के ऊपर भड़कने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेनम एक पार्टी में दिखाई देता है जहां पर वो लोगों की बॉडी में घुसकर उनको अपने अकॉर्डिंग बदलने की कोशिश करता है, लेकिन वेनम के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी उसको सूट नहीं करती है। लेकिन अगले सीन में उसको एक लड़की मिलती है जिसकी बॉडी में घुसकर वो उसको पजेस्ट कर लेता है और एक फैंसी ड्रेस पार्टी में घुस जाता है। ये फैंसी ड्रेस पार्टी एक हॉलोवीन पार्टी होती है जिसमें सारे लोग डरावनी कॉस्ट्यूम पहनकर डांस कर रहे होते हैं। इसमें वेनम भी उनके में शामिल हो जाता है। यहाँ पर सारे लोग वेनम को देखकर काफी भौचक्के हो जाते हैं। वेनम के लुक को सारे लोग अप्रिशिएट करने लगते हैं और सबको लगता है कि वेनम ने भी कोई हॉलोवीन कॉस्ट्यूम पहनी हुई है जिसमें वो काफी स्मार्ट और लंबा चौड़ा लग रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसिडी एक कार चुरा रहा होता है और द कार्नेज वेनम की तरह कैसिडी से बात कर रहा होता है और वो उसको बताता है कि मेरे अलावा इस दुनिया में सिर्फ एक ही सिम्बियोट बचा है और वो है वेनम। और कार्नेज कैसिडी को बोलता है कि अगर हम दोनों मिलकर वेनम को खत्म कर देते हैं तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हमारा राज होगा। कार्नेज की ये बात सुनकर कैसिडी उससे बोलता है कि वो वेनम को मारने के पहले अपनी फ्रेंड फ्रांसिस को बचाना चाहेगा क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। कैसिडी की ये बात सुनकर कार्नेज भी उसको अप्रिशिएट करता है और बोलता है कि हम दोनों मिलकर फ्रांसिस को छुड़ा लेंगे और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेनम उस हैलोवीन पार्टी में एंजॉय कर रहा होता है। वो काफ़ी सारा डांस करता है और उस हैलोवीन पार्टी को जीत भी जाता है। कुछ ही देर बाद वो एक स्पीच भी देने लगता है और अंदर ही अंदर एडी को मिस कर रहा होता है। फिल्म के दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एडी उस ऑर्फेंस हाउस में पहुंच जाता है जहां पर क्लेटस कैसिडी रहा करता था और वो दीवार पर कुछ सिम्बॉल देखता है जिसमें CK+FB लिखा हुआ होता है। इस सिंबल को देखने के बाद में एडी तुरंत पैट्रिक को कॉल करता है और उसको बताता है कि वो उस ऑर्फेंस हाउस में है जहां पर कभी कैसिडी रहा करता था। अगले सीन में एडी पैट्रिक से पूछता है कि आखिर FB का मतलब क्या है। तभी पैट्रिक उसको बताता है कि उसका मतलब है फ्रांसिस बैरिसन और वो बताता है कि फ्रांसिस बैरिसन भी उसी ऑर्फेंस हाउस रहा करती थी और फ्रांसिस बैरिसन को हमारे लोग एक्सपेरिमेंट के लिए कहीं लेकर जा रहे हैं। अगले सीन में फ्लैशबैक दिखाते हैं कि पैट्रिक एडी से उस समय की बात कर रहा होता है जो फिल्म के पहले सीन में जब फ्रांसिस बैरिसन को पुलिस वाले लेने के लिए आए हुए थे और वैन में लेकर जा रहे थे, लेकिन पैट्रिक को अभी तक ये नहीं पता था कि फ्रांसिस बैरिसन अभी तक जिंदा है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेटस कैसिडी एक कंप्यूटर शॉप में घुस जाता है और वहाँ के ऑनर को मारकर और उसके बाद में वहाँ का कंप्यूटर यूज कर रेवनक्राफ्ट की लोकेशन का पता लगा लेता है। इसके बाद फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्ट
क्लेटस कैसिडी रेवनक्राफ्ट में पहुंच जाता है और वहां के सारे डॉक्टरों को मार देता है और फ्रांसिस बैरिसन को बचाने के लिए पहुंच जाता है। अगले सीन में फ्रांसिस बैरिसन और क्लेटस कैसिडी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। इसके बाद में क्लेटस कैसिडी फ्रांसिस बैरिसन को कार्नेज से मिलवाता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेटस कैसिडी की कार को पुलिस चेस करने लगती है और तभी कार्नेज को गुस्सा आ जाता है और वो क्लेटस कैसिडी की बॉडी से बाहर आकर पुलिस को मारने लगता है। वो पुलिस की सारी गाड़ियों को उठा उठा के फेंकता है और कई पुलिस वालों को खा जाता है और चारों तरफ आतंक मचा देता है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि वेनम एक दूसरी लड़की के शरीर में चला जाता है और वो उसी कंप्यूटर शॉप में पहुंचता है जहां पर इसके पहले कार्नेज पहुंचा था और उसी कंप्यूटर ओनर से कुछ टॉफीज और बिस्कुट वगैरह मांगने लगता है क्योंकि वेनम को चॉकलेट्स बहुत ज्यादा पसंद थी और एडी से दूर हो जाने के बाद वेनम कई दिनों से भूखा था। और आपको बता दें कि इस मूवी में दिखाया गया है कि सेम्यूट्स को चॉकलेट्स और बिस्कुट्स वगैरह बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि एडी को पुलिस कस्टडी में ले लेती है क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि कल रात हुए पब्लिक हमले में एडी का ही हाथ है, क्योंकि कल ही रात में एडी के घर के पास में कई सारी लाशें मिली है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और पैट्रिक एडी से सब कुछ सच बताने के लिए बोलता है। पैट्रिक की ये बात सुनकर एडी पैट्रिक को बोलता है जब तक वो एक फोन कॉल नहीं कर लेता तब तक वो उसे कुछ नहीं बताएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडी एन को फोन लगाता है और उसे अपनी सारी बात बताने के लिए बोलता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि एन अपने बॉयफ्रेंड डैन के साथ कार में बैठकर एडी को मिलने के लिए निकल जाती है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि एन पुलिस कस्टडी में पहुंचकर एडी से बात करने लगती है और एडी उसको बताता है कि शहर में ये जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण क्लेटस कैसिडी है। और वो एन को ये भी बताता है कि क्लेटस कैसिडी की बॉडी में एक नया सिम्योट जन्म ले लिया है जिसका नाम कार्नेज है और वो दोनों मिलकर शहर में आतंक मचा रहे हैं। साथ में एडी ये भी बताता है कि वेनम और एडी अब एक दूसरे के साथ नहीं है। वेनम नाराज होकर एडी से दूर जा चुका है और फिर एडी एन को रिक्वेस्ट करता है कि वो जाके वेनम को ढूंढे और उसे मनाए ताकि वो एडी के पास वापस आ जाए क्योंकि कार्नेज को सिर्फ वेनम ही हरा सकता है। फिल्म के अगले सीन में एन मिसेस चैन की शॉप पर दिखाई देती है और वहाँ मिसेस चैन से ये पूछती है कि क्या उनने वेनम को देखा है क्योंकि वेनम अक्सर वहाँ पर चॉकलेट खाने के लिए आया करता है। लेकिन ट्विस्ट की बात यह थी कि मिसेस चैन की बॉडी में वेनम पहले से ही रहता है और वेनम मिसेस चैन की बॉडी के अंदर से एन को बोलता है कि वो एडी से बहुत ही ज़्यादा नाराज है और अब उसके पास नहीं जाएगा। ये सुनकर एन वेनम को बोलती है कि उसको एडी की मदद करना ही पड़ेगी क्योंकि शहर में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। एन के काफ़ी कन्विंस करने के बाद में वेनम फाइनली एडी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और एन के साथ में एडी के पास चला जाता है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रांसिस बैरिसन और क्लेटस कैसिडी पूरे शहर में आतंक मचा चुके होते हैं। वो पूरे शहर में आग लगा देते हैं और वहां पर डांस कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेटस कैसिडी की बॉडी से बाहर निकलकर कार्नेज बोलता है कि उसका अगला शिकार वेनम है और वो उसे खत्म करना चाहता है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि वेनम एन के साथ में एडी के पास पहुंच जाता है और वो तीनों वहां से जैसे तैसे निकल जाते हैं। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव पैट्रिक कार से कहीं जा रहा होता है और उसे अचानक रास्ते में क्लेटस कैसिडी दिखाई दे जाता है और पैट्रिक कार से बाहर निकलकर उसकी तरफ गन से फायर कर देता है। तभी अचानक क्लेटस कैसिडी की बॉडी से कार्नेज बाहर आ जाता है और पैट्रिक को पकड़ लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेनम उस हैलोवीन पार्टी में एंजॉय कर रहा होता है। वो काफ़ी सारा डांस करता है और उस हैलोवीन पार्टी को जीत भी जाता है। कुछ ही देर बाद वो एक स्पीच भी देने लगता है और अंदर ही अंदर एडी को मिस कर रहा होता है। फिल्म के दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एडी उस ऑर्फेंस हाउस में पहुंच जाता है जहां पर क्लेटस कैसिडी रहा करता था और वो दीवार पर कुछ सिंबल दिखता है जिसमें CK+F भी लिखा हुआ होता है। इस सिंबल को देखने के बाद में एडी तुरंत पैट्रिक को कॉल करता है और उसको बताता है कि वो उस ऑर्फेंस हाउस में है जहां पर कभी कैसिडी रहा करता था। अगले सीन में एडी पैट्रिक से पूछता है कि आखिर FB का मतलब क्या है। तभी पैट्रिक उसको बताता है कि उसका मतलब है फ्रांसिस बैरिसन और वो बताता है कि फ्रांसिस बैरिसन भी उसी ऑर्फेंस हाउस रहा करती थी और फ्रांसिस बैरिसन को हमारे लोग एक्सपेरिमेंट के लिए कहीं लेकर जा रहे हैं। अगले सीन में फ्लैशबैक दिखाते हैं कि पैट्रिक एडी से उस समय की बात कर रहा होता है जो फिल्म के पहले सीन में जब फ्रांसिस बैरिसन को पुलिस वाले लेने के लिए आए हुए थे और वैन में लेकर जा रहे थे। लेकिन पैट्रिक को अभी तक ये नहीं पता था कि फ्रांसिस बैरिसन अभी तक जिंदा है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेटस कैसिडी एक कंप्यूटर शॉप में घुस जाता है और वहाँ के ओनर को मारकर और उसके बाद में वहाँ का कंप्यूटर यूज कर रेवनक्राफ्ट की लोकेशन का पता लगा लेता है। इसके बाद फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्ट
क्लेटस कैसिडी रेवनक्राफ्ट में पहुंच जाता है और वहां के सारे डॉक्टरों को मार देता है और फ्रांसिस बैरिसन को बचाने के लिए पहुंच जाता है। अगले सीन में फ्रांसिस बैरिसन और क्लेटस कैसिडी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। इसके बाद में क्लेटस कैसिडी फ्रांसिस बैरिसन को कार्नेज से मिलवाता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेटस कैसिडी की कार को पुलिस चेस करने लगती है और तभी कार्नेज को गुस्सा आ जाता है और वो क्लेटस कैसिडी की बॉडी से बाहर आकर पुलिस को मारने लगता है। वो पुलिस की सारी गाड़ियों को उठा उठा के फेंकता है और कई पुलिस वालों को खा जाता है और चारों तरफ आतंक मचा देता है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि वेनम एक दूसरी लड़की के शरीर में चला जाता है और वो उसी कंप्यूटर शॉप में पहुंचता है जहां पर इसके पहले कार्नेज पहुंचा था और उसी कंप्यूटर ओनर से कुछ टॉफीज और बिस्कुट वगैरह मांगने लगता है क्योंकि वेनम को चॉकलेट्स बहुत ज्यादा पसंद थी और एडी से दूर हो जाने के बाद वेनम कई दिनों से भूखा था। और आपको बता दें कि इस मूवी में दिखाया गया है कि सैम्यूल्स को चॉकलेट्स और बिस्कुट्स वगैरह बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि एडी को पुलिस कस्टडी में ले लेती है क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि कल रात हुए पब्लिक हमले में एडी का ही हाथ है, क्योंकि कल ही रात में एडी के घर के पास में कई सारी लाशें मिली है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और पैट्रिक एडी से सब कुछ सच बताने के लिए बोलता है। पैट्रिक की ये बात सुनकर एडी पैट्रिक को बोलता है जब तक वो एक फोन कॉल नहीं कर लेता तब तक वो उसे कुछ नहीं बताएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडी एन को फोन लगाता है और उसे अपनी सारी बात बताने के लिए बोलता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि एन अपने बॉयफ्रेंड डैन के साथ कार में बैठकर एडी को मिलने के लिए निकल जाती है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि एन पुलिस कस्टडी में पहुंचकर एडी से बात करने लगती है और एडी उसको बताता है कि शहर में ये जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण क्लेटस कैसिडी है। और वो एन को ये भी बताता है कि क्लेटस कैसिडी की बॉडी में एक नया सिम्बियोट जन्म ले लिया है जिसका नाम कार्नेज है और वो दोनों मिलकर शहर में आतंक मचा रहे हैं। साथ में एडी ये भी बताता है कि वेनम और एडी अब एक दूसरे के साथ नहीं है। वेनम नाराज होकर एडी से दूर जा चुका है और फिर एडी एन को रिक्वेस्ट करता है कि वो जाके वेनम को ढूंढे और उसे मनाए ताकि वो एडी के पास वापस आ जाए क्योंकि कार्नेज को सिर्फ वेनम ही हरा सकता है। फिल्म के अगले सीन में एन मिसेस चैन की शॉप पर दिखाई देती है और वहाँ मिसेस चैन से ये पूछती है कि क्या उनने वेनम को देखा है क्योंकि वेनम अक्सर वहाँ पर चॉकलेट खाने के लिए आया करता है। लेकिन ट्विस्ट की बात यह थी कि मिसेस चैन की बॉडी में वेनम पहले से ही रहता है और वेनम मिसेस चैन की बॉडी के अंदर से एन को बोलता है कि वो एडी से बहुत ही ज़्यादा नाराज है और अब उसके पास नहीं जाएगा। ये सुनकर एन वेनम को बोलती है कि उसको एडी की मदद करना ही पड़ेगी क्योंकि शहर में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। एन के काफ़ी कन्विंस करने के बाद में वेनम फाइनली एडी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और एन के साथ में एडी के पास चला जाता है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रांसिस बैरिसन और क्लेटस कैसिडी पूरे शहर में आतंक मचा चुके होते हैं। वो पूरे शहर में आग लगा देते हैं और वहां पर डांस कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेटस कैसिडी की बॉडी से बाहर निकलकर कार्नेज बोलता है कि उसका अगला शिकार वेनम है और वो उसे खत्म करना चाहता है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि वेनम एन के साथ में एडी के पास पहुंच जाता है और वो तीनों वहां से जैसे तैसे निकल जाते हैं। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव पैट्रिक कार से कहीं जा रहा होता है और उसे अचानक रास्ते में क्लेटस कैसिडी दिखाई दे जाता है और पैट्रिक कार से बाहर निकलकर उसकी तरफ गन से फायर कर देता है। तभी अचानक क्लेटस कैसिडी की बॉडी से कार्नेज बाहर आ जाता है और पैट्रिक को पकड़ लेता है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रांसिस बैरिसन एडी के घर पहुंच जाती है और वहां पर एन की एंगेजमेंट रिंग रखी हुई होती है और वो वहां से रिंग को लेकर जाने लगती है। तभी फ्रांसिस बैरिसन को एन की एक तस्वीर दिखाई देती है जिसकी मदद से वो बाहर निकलकर एन को पकड़ लेती है। एन को पकड़ने के बाद में फ्रांसिस बैरिसन उसको बोलती है कि हमारी शादी में जरूर आना और उसे वहां से ले जाती है। तभी डैन का कॉल एडी को जाता है और वो बताता है कि कुछ लोग आकर एन को वहां से किडनैप करके ले गए हैं। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रांसिस बैरिसन और क्लेटस कैसिडी एक चर्च में शादी कर रहे होते हैं जहां पर डिटेक्टिव पैट्रिक भी होते हैं जिसको थोड़ी देर पहले कार्नेज ने पकड़ा हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडी उस चर्च में पहुंच चुका होता है और यहाँ पर फ्रांसिस बैरिसन और क्लेटस कैसिडी की शादी हो चुकी होती है जिन्हें देखकर एडी काफी घबरा जाता है और एडी की बॉडी से वेनम बाहर आ जाता है। वेनम बाहर आने के बाद में देखता है कि क्लेटस कैसिडी की बॉडी में कार्नेज है और वो वापस एडी की बॉडी में घुस जाता है। तभी एडी वेनम को बोलता है कि आखिर क्या बात है, तुम डर कर क्यों अंदर आ गए हो, तुम एक डरपोक हो। ये काफी फनी सीन था लेकिन इसके बाद में जो सीन होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक है। चलिए मूवी को आगे बढ़ाते हैं। तभी वेनम एडी से बोलता है कि कार्नेज मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा। वेनम की ऐसी बात सुनकर एडी उसको लालच देता है कि तुम मेरे शरीर से बाहर आ जाओ और कार्नेज से लड़ो, इसके बदले में तुम जिसको खाना चाहो उसको खा सकते हो। ये सुनकर वेनम को मजा आ जाता है और वो एडी की बॉडी से फुल पावर के साथ बाहर आ जाता है और वेनम बाहर आने के बाद में कार्नेज से लड़ाई करने लग जाता है और ये दोनों एक दूसरे से घमासान लड़ाई करने लगते हैं। इस मूवी में ये सीन सबसे खतरनाक है जिसमें इन दोनों की फाइट सीन बहुत ही अल्टीमेट दिखाई दी है। इस फाइट के चलते
कार्नेज और फ्रांसिस के बीच में बातें होती रहती है और इसमें वेनम को हराने के लिए फ्रांसिस भी अपनी सोनिक पावर यूज करने लगती है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हालांकि वेनम के अलावा इस सोनिक आवाज का असर कार्नेज के ऊपर भी पड़ता है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि पैट्रिक कार्नेज के ऊपर केरोसिन डालकर उसको जलाने लगता है और तभी उस चर्च का एक बड़ा सा घंटा भी तेजी से बजने लगता है। आपको बता दें कि वेनम को तेज हीट और तेज आवाज से बहुत ही ज्यादा नफरत होती है और वो इस चीज को सहन नहीं कर पाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेनम और कार्नेज दोनों ही वीक पड़ने लग जाते हैं क्योंकि तेज आवाज और आग के कारण दोनों की बॉडी वीक पड़ जाती है। लेकिन कुछ ही पलों बाद हम देखते हैं कि वेनम और कार्नेज अपने अपने होस्ट की बॉडी में वापस जाने लगते हैं। तभी कार्नेज बाहर आकर एन को लेकर चर्च के ऊपर चला जाता है और वेनम उसके पीछे भागने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडी की बॉडी के अंदर से वेनम बोलता है कि हम कार्नेज से नहीं जीत पाएंगे क्योंकि कार्नेज हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तभी कैसिडी और कार्नेज मिलकर एडी के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे उठाकर पटकने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्नेज को फ्रांसिस के ऊपर भी गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसकी सोनिक पावर के कारण कार्नेज को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तभी कार्नेज फ्रांसिस को पकड़कर उसको भी दबा देता है और फ्रांसिस बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसिडी कार्नेज को बोलता है कि वो फ्रांसिस को छोड़ दे, लेकिन कार्नेज फ्रांसिस को नहीं छोड़ता है और कैसिडी का उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तभी एडी वेनम को बोलता है कि ये देखो, कार्नेज और कैसिडी की बॉडी में जरा भी मैच नहीं है, ये दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं और हमें देखो, हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं और हमारी बेस्ट मैच है। ये बात सुनकर वेनम बहुत खुश हो जाता है और वो फिर से एडी की बॉडी से बाहर निकलकर कार्नेज के ऊपर हावी हो जाता है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्नेज एन को लेकर चर्च के टॉप पर पहुंच चुका होता है और उसके पीछे वेनम एक हाथ में रॉड लेकर ऊपर जाता है और उनके बीच में काफी झगड़े होते हैं और वेनम और कार्नेज के बीच में काफी झगड़े होने लगते हैं। तभी अचानक वेनम वो रॉड निकालकर कार्नेज के सर पर घुसेड़ देता है। कार्नेज के सर पर रॉड घुसने के कारण वो एन को अपने हाथ से छोड़ देता है और एन तेजी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी वेनम उसके पहले नीचे आकर एन को कैच कर लेता है और जमीन पर रख देता है। लेकिन तभी कार्नेज वहां पर पहुंच जाता है और वेनम के ऊपर हावी होने लगता है। वेनम और कार्नेज आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, तभी फ्रांसिस बैरिसन जग जाती है। तभी वेनम फ्रांसिस से बोलता है कि वो अपनी सोनिक आवाज निकाले ताकि कार्नेज वीक पड़ जाए। वेनम की ये बात सुनकर फ्रांसिस बैरिसन बहुत जोर से सोनिक साउंड निकालती है और चर्च की चारों तरफ की दीवारें टूटने लगती हैं और दोनों सेम्योट्स अपने अपनी होस्ट की बॉडी से अलग हो जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वेनम और कार्नेज के बीच में बहुत ही तेज झगड़ा होने लगता है और दोनों आपस में बोलते हैं, हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। फ्रांसिस की सोनिक वॉइस के कारण चर्च का घंटा टूट जाता है और फ्रांसिस के ऊपर गिरने लगता है। तभी वेनम तेजी से नीचे आकर फ्रांसिस और डैन को बचाकर वहां से निकाल लेता है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसिडी की बॉडी से निकलकर कार्नेज अलग हो चुका होता है और दोबारा उसकी बॉडी में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच में वेनम वहां आता है और कैसिडी को खा जाता है। फिल्म के अगले सीन में डैन और एन एक साथ दिखाई देते हैं और एडी डैन से बोलता है कि तुम एन को लेकर यहाँ से चले जाओ। तभी डैन की नजर पैट्रिक पे पड़ती है जो कि इस सारी झगड़े के बीच में जिंदा बच गया था। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि वेनम और एडी एक नदी के किनारे बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं और वेनम एडी से बोलता है कि क्या हम दोनों को एक दूसरे से कुछ राज छिपाने चाहिए या नहीं। तभी एडी वेनम को बोलता है कि हम सभी का कुछ ना कुछ पास्ट होता है। तभी वेनम एडी को बोलता है कि मेरे पास भी कुछ पास्ट है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा दिमाग ही फट जाएगा क्योंकि ऐसी काफी सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ लेकिन वो तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाएंगी। और दोनों के बीच में ऐसी कॉमेडी गपशप होती रहती है और फिल्म यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।